हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पर हम ध्यान देना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसके फॉरेस्ट्री एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि कल आपने पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में आपका, कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित अबाउट 94 पोस्ट रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट किया जाना है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं लगभग 8 महीने पहले बना चुका था। उस समय मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था कि 2016 में एसीएफ का एग्जाम हुआ पीएससी के द्वारा। इसके तुरंत बाद आपका जो फॉरेस्ट कारपोरेशन होता है, मतलब वन विकास निगम से संबंधित, उसका एग्जाम लगभग 1 महीने के बाद कंडक्ट किया जाता है। उसके पश्चात 2018 में एसीएफ का एग्जाम हुआ पीएससी के द्वारा, पुनः उसके 1 महीने बाद आपका ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। और इसी संभावना में पिछले साल संभावना थी कि आपका 20 सितंबर को एसीएफ रेंजर का एग्जाम कंडक्ट होगा और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा वन विकास निगम से संबंधित जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट है उससे संबंधित एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अब ये लगभग हमारा क्लियर हो गया है कि हमारे पास छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाना है 94 पोस्ट के लिए। सिलेबस लगभग यही रहता है, केवल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट टाइप होता है। दूसरा, एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन स्पेशली जो पीएससी के एसीएफ रेंजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप देखे थे 178 पोस्ट। तो ये मान करके चलिए ये जो 178 पोस्ट है लगभग ये आपका 200 होने जा रही है। जो आप 21 या 22 पोस्ट एसीएफ की थी वो पोस्ट आपका लगभग 34 होने की है। और आपका जो रेंजर की पोस्ट थी वो रेंजर की पोस्ट भी आपका मान के चलिए उसमें +10 होने जा रहा है। मतलब ओवरऑल जो 5 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा ये लगभग आप 200 पोस्ट के लिए देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और ज्यादा यहां पर कुछ नहीं, सीधा मैं जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास उसके डिस्क्रिप्शन में आ रहा हूं। उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, हम कल 5 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक का हम किए थे और आज हम यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको ग्रुप में जो फॉरेस्ट्री का पेपर है वो सेंड कर चुका हूं, तो अब आपके सामने पेपर भी है, तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ने आपको बोला है प्रोडक्शन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। प्रोडक्शन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 मतलब ये आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी या अर्थशास्त्र से संबंधित ये एक प्रकार की टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि इसका आंसर अपन दिमाग में बैठा लें। इसका आंसर क्या बना है आपका ध्यान रखना है। आपका ये यहां पर 2 चीजें आपको दिखाई दे रही है। एक आपका एमपीपी, एमपीपी का मतलब क्या है देखना, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और दूसरा आपको दिख रहा है एपीपी। एपीपी का मीनिंग क्या है आपका, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो यहां पर जो आपका आंसर इसका बना है, इसका आंसर क्या बना है आपका यहां पर, ये एमपीपी क्या है, लेस देन एपीपी। तो जब एमपीपी की जो वैल्यू है एपीपी की कंपैरिजन में कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहां पर प्रोडक्शन इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। होता क्या है कि भाई कोई भी जो प्रोडक्टिविटी है, अपन ने पढ़ा प्रोडक्टिविटी क्या है कि भाई कोई भी एक आपका प्लांट है या जो ऑटोट्राफ्स है उसके द्वारा कितना अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस को या बायोमास को इंक्रीज किया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि आपका प्रोडक्ट से संबंधित हो गया, प्रोडक्टिविटी से संबंधित हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा अपने को यह ध्यान रखना है कि हमारे पास भाई कोई भी जो प्रोडक्टिविटी हो रही है हम उसमें कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना अपने को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यहां पे 2 चीजें ध्यान रखना कि हम कितना वहां पर इनपुट दे रहे हैं और उसके रेफरेंस पे अपने को कितना आउटपुट मिल रहा है। तो इसका जब कैलकुलेशन किया जाता है तो कैलकुलेशन किया जाएगा, एक यूनिट है ये आपके पास का एक यूनिट है पर यूनिट। तो इस पर यूनिट में क्या हो रहा है हमारे पास, अपने को ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर अपन ने यहां पर इनपुट दिया, एक पर्टिकुलर यूनिट है, यहां पर हमने क्या दिया, अपने को ये इनपुट दिया। जो भी इनपुट हमने दिया उसका अपने को आउटपुट क्या मिला, उसका अपने को क्या मिला, यहां पर ये आउटपुट क्या मिला।
तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं किस फॉर्म में, ध्यान रखना है यहां पर एपीपी के फॉर्म में या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफिक यूनिट में हमने कितना इनपुट दिया, अपने को कितना आउटपुट मिला, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है, इसका एवरेज कैलकुलेशन, वो कहलाता है एपीपी के नाम से, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप यहां पर देखेंगे कि हम जितना इनपुट यहां पर दे रहे थे उससे हम उतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, कुछ यहां पर आपका एडिशनल इनपुट और काउंट कर दिए। हमने क्या कर दिया यहां पर, ये एडिशनल इनपुट यहां पर हमने और कर दिया यहां पर। तो अब जब एडिशनल इनपुट हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अमाउंट क्या होना चाहिए, आपका बढ़ जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, ध्यान रखना, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब यहां पर अपने को देखना है कि जितना इनपुट हमने यहां पर दिया था उसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारी प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो उसको जब स्टडी करते हैं या उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से उसको जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, पहला तो हम आंसर को दिमाग में बैठा लें कि प्रोडक्शन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो प्रोडक्शन इलास्टिसिटी कम कब होगी 1 से, तब अपने को ध्यान रखना है जब एमपीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, एपीपी के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, उस समय ये स्थिति निर्मित होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देख रहे हैं, हाउ मच लैंड एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। मतलब एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस अपने को बनाना है, उस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए कितना % लैंड का जो एरिया है वो आपका फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। तो ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, टेस्ट पेपर में भी इसका क्वेश्चन मैं दे चुका हूं कि यदि मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, तो वहां पर आपका जो टोटल एरिया है उसके 33% पे फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। ये आपका कहां पर, आपका ये जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, आपका मैदानी क्षेत्र का यदि जियोग्राफिकल एरिया है तो 33% एरिया फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। और यदि आपका क्या है, ये हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे आपका अबाउट 60% फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। ये हमारी एक फॉरेस्ट पॉलिसी का ही पार्ट है। और जो मैंने वीडियो भी डाला है यूट्यूब में, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, उसमें भी इस पॉइंट का मैंने उल्लेख किया है, तो उसको ध्यान से आप देखिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेम ऑफ द टर्म यूज्ड फॉर रिमूविंग ट्रीज विथ अनडिजायरेबल टाइप और लेस डिजायरेबल टाइप फ्रॉम सीड ऑर्किड। तो यहां पर सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि सीड ऑर्किड क्या है। ये हम देख रहे हैं क्या, यहां पर आपका ये हो गया सीड ऑर्किड, ठीक है। ये सीड ऑर्किड क्या होता है हम समझ जाते हैं। ये सीड ऑर्किड एक्चुअल में क्या है, प्लांटेशन से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी है। किससे संबंधित है, आपका ध्यान रखना है कि आपका प्लांटेशन से संबंधित आपका टर्मिनोलॉजी है कि हम कहीं पे प्लांटेशन कर रहे हैं। तो प्लांटेशन करने के लिए ज्यादा अच्छा हमारा क्या है कि हम ऐसे सीड को इस्तेमाल करें जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, या जिससे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मास या उसका जैव भार अधिक होना चाहिए। तो यहां पर हम इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है अपने को, ये जेनेटिकली सीड, मतलब ऐसे बीज को हम वहां पर इस्तेमाल करें जो जेनेटिकली हाई प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मतलब ऐसा बीज जिसकी उत्पादकता अधिक हो, उसको हम यहां पर इंपॉर्टेंस दें। मतलब यहां पर जो फिनोटाइप होता है उसको अपने को क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आया समझ में, मतलब आप ये समझ जाइए कि भाई हम कोई बोल रहे हैं आपका कि ये मान ले जाए हमारे पास एक छोटा प्लांट है, और ये क्या है, ये टाल प्लांट है। तो टाल प्लांट दिखने में ऐसा लग रहा है, फिनोटाइप में ऐसा लग रहा है कि मतलब ये अच्छा है या इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन अपने को इसके फिनोटाइप पे नहीं जाना है, हमको इंपॉर्टेंस किस पे देना है, जीनोटाइप पे इंपॉर्टेंस देना है। मतलब सीड ऑर्किड में हम ऐसे सीड को प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जेनेटिकली हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड के अंतर्गत आता हो। उसके आनुवंशिकता को महत्व देना है, ना कि उसके फिनोटाइप को इंपॉर्टेंस देना है।
तो यही क्या होता है, सीड ऑर्किड का उद्देश्य होता है। और सीड ऑर्किड में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे प्लांट को या ऐसे सीड को वहां से हम हटाने का प्रयास करेंगे जो डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल सीड या अनडिजायरेबल प्लांट, अवांछित पौधों को वहां से हटाया जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, यहां पर ध्यान रखेंगे, रगिंग के नाम से जाना जाता है उस प्रोसेस को। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, यहां पर ये ROUGING के नाम से जानते हैं, रगिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आपका क्या है, बी, रगिंग, जिसमें आपको लिखा है रिमूवल या रिमूविंग ट्रीज विथ अनडिजायरेबल टाइप, मतलब ऐसे वृक्षों को या ऐसे बीज को वहां से हम हटाएंगे जो तुलनात्मक रूप से कम महत्व के हैं या बिल्कुल भी महत्व के नहीं हैं। तो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपका रगिंग कहलाती है। और ऐसे सीड को या ऐसे प्लांट को हम प्रमोट करेंगे जो जेनेटिकली क्या हो, स्ट्रांग हो, फिनोटाइपिकली स्ट्रांग से मतलब यहां पर नहीं है, ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है यहां पर, द टर्म हेटेरोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कोई भी एग्जाम होता है वहां पर ये हेटेरोसिस वर्ड को 100% इस्तेमाल किया जाता है। हेटेरोसिस टर्म वाज गिवन बाय सल नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस हेटेरोसिस शब्द को दिया था। ये मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह इस चीज को बता चुका हूं कि हेटेरोसिस का मीनिंग क्या है, ध्यान रखना है आपको। इसको हम बोलते हैं यहां पर ये हाइब्रिड विगर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको अपन, ये हाइब्रिड विगर के नाम से। मैंने बताया था कि यदि आपको क्वेश्चन में हाइब्रिड विगर लिखा हुआ है तो आपका में हेटेरोसिस लिखा रहेगा, या हेटेरोसिस क्वेश्चन में है तो ये आपका आंसर में लिखा रहेगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और ये जो हेटेरोसिस टर्म है, इसको इस्तेमाल करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, ध्यान रखना है आपका, यहाँ पे सल नाम का साइंटिस्ट है। ये 1914 में इसको इस्तेमाल किया था। मतलब आप समझ जाइए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम की घटना है कि सल नाम का वैज्ञानिक था, उसने हेटेरोसिस टर्म को इस्तेमाल किया। हेटेरोसिस टर्म बोलने का मतलब क्या है यहां पर, हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर बोलने का मतलब ये एक प्रकार का रिप्रोडक्शन से संबंधित है कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या संकरण के द्वारा हम ऐसे पौधे को उत्पन्न करें जिसमें उत्पादकता और प्रतिरोधक क्षमता बहुत हाई हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट रिसेसिव एलील विल ऑलवेज बी मार्क्ड बाय। तो आपको ध्यान रखना है कि रिसेसिव जो एलील रहेगा, रिसेसिव एलील, भाई एलील का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है यहां पे। ये हो गया आपका एलील। एलील का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ये पेयर ऑफ जीन्स। एलील का मतलब क्या होता है यहां पे ध्यान रखना आपका, ये पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का जोड़ा होता है। मैंने बताया था कि कोई भी एक कैरेक्टर के लिए एक जीन्स अपने को मदर से मिलता है और दूसरा जीन्स अपने को क्या मिलता है, फादर से मिलता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ जीन्स। और पेयर ऑफ जीन्स से क्या कहलाता है, यहाँ पे एलील के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या बोला था कि जो आपका रिसेसिव जीन्स है, रिसेसिव जीन्स क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। और सामने दिखाई क्या देगा अपने को, दिखाई देगा क्या अपने को, डोमिनेंट जीन्स दिखाई देगा। मतलब जो रिसेसिव एलील का जीन्स था वो हाइड हो गया और मार्क्ड, या अपने को दिखाई क्या दे रहा है, तो अपने को दिखाई क्या दे रहा है, ध्यान देना यहां पे, जो डोमिनेंट एलील का जीन्स है वही अपने को दिखाई देगा। यहां पर हमारा 10th का आंसर क्या बना, आपका बी आंसर बना है, डोमिनेंट एलील। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप इस पॉइंट को रट के रखना कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 की मात्रा है वो क्या पढ़ते हैं अपन, 0.03। मतलब यदि अपने को बोल रहा है कि हमारे वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, 0.03%। लेकिन यदि सॉइल में बोल रहा है, मिट्टी में क्या है आपका ये, तो PSC ने जो आंसर लिया है उसके अकॉर्डिंग जो CO2 है वो क्या है, 0.3% है। ये अपने को ध्यान रखना है। 11 का आंसर हुआ आपका यहां पर सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपका होरिजन A + B + C टुगेदर इज नोन एज। तो एक्चुअल में मैं जो पढ़ाता हूं या जो बुक में मैंने पढ़ा है तो वहां पर क्या होता है, A + B को बोलते हैं सोलम। लेकिन ये PSC का आंसर है, इसलिए इसको अपने को मानना पड़ेगा। यहां पर इसने A + B + C को कंसीडर किया है, एज ए सोलम के रूप में कंसीडर किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। जो सॉइल है
या जो मिट्टी है इसका क्या आता है अपने को लेयर होती है। भाई जैसे कहीं पे गड्ढा होता है, आप देखेंगे कि कहीं गड्ढा खुदा रहा है तो ऊपर की जो सॉइल है वो अलग कलर की दिखाई देगी, अंदर अपन जाते हैं अलग कलर दिखाई देगा। इसी को अपन बोलते हैं होरिजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना आपका, इसको बोलते हैं हम ये होरिजन ऑफ सॉइल के नाम से जाना जाता है, होरिजन ऑफ सॉइल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मृदा के संस्तर, मृदा संस्तर के नाम से जाना जाता है, मृदा संस्तर के नाम जाना जाता है। मतलब जब हम ये मान ले जाए हमारे पास क्या हो गई, ये सॉइल हो गई। ठीक, इस सॉइल में क्या होता है कि इसको हम 5 होरिजन में क्लासिफाइड करते हैं। 5 होरिजन बोलने का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपर में अपने को सॉइल दिखाई देगी उसको बोलते हैं होरिजन ओ। उसके नीचे में जो अपने को होता है ये इस तरीके से मिलेगा अपने को होरिजन ओ, होरिजन ए, होरिजन बी, उसके बाद आपका होरिजन सी, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, होरिजन आर होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये जान जाइए कि मृदा के जो संस्तर हैं, टॉप से अपन बॉटम की तरफ जाते जाएंगे, मृदा की गहराई में जाते जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, होरिजन ओ के नाम से जाना जाता है। इस होरिजन ओ को हम क्या करते हैं, यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, O1 और O2। O1 बोलने का मतलब है यहां पर मिलता है आपको ये लीटर। क्या मिलेगा यहां पर, लीटर। पहले डिफाइन कर चुका हूं। लीटर बोलने का मतलब क्या होता है, कचरा। लीटर का मतलब क्या हो गया, कचरा। कि भाई आपने कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह को खाया, मूली को खाए, मूली को आपने खा लिया, पत्ता को आपने फेंक दिया कचरा के रूप में, तो मूली का जो पत्ता है वो क्या कहलाएगा, लीटर कहलाएगा। या आपने पत्ता गोभी को खाया, पत्ता गोभी का जो पार्ट आपने खा लिया, बाकी उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, डंठल या स्टाक है, उसको आपने फेंक दिया, वो क्या कहलाएगा आपका यहां पर, लीटर कहलाएगा। ये ध्यान रखना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि लीटर को गाय या बकरी कोई खा गया, खेल खत्म हो गया। लेकिन यदि किसी ने उसको नहीं खाया और वो लीटर वहां पर पड़ा हुआ है तो 4-5 दिन बाद आप जाकर के देखेंगे वहां पे थोड़ा आपको चिपचिपा टाइप का लगेगा। मतलब वो जो फ्रेश था, फ्रेश लीफ और जो ब्रांच है वो लीटर कहला रहा है यहां पे, लेकिन जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाएगा, मतलब उसका डीकंपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उसको लीटर नहीं बोलोगे, उसको फिर आप बोलोगे यहां पर डफ बोलोगे। उसको क्या बोलोगे आप ध्यान रखना, यहां पर ये डफ के नाम से जाना जाता है। अब तो O1 में क्या पाया जा रहा है आपका, लीटर। मतलब सबसे ऊपर वाला जो मिट्टी की जो लेयर है वो होरिजन O है। ये क्या है आपका, कौन सा होरिजन है आपका, ध्यान रखना, ये होरिजन O है। तो होरिजन O को हमने 2 लेयर में डिवाइड कर दिया, ऊपर O1, दूसरा आपका क्या O2। तो O1 में क्या मिल रहा है आपको, लीटर। O2 में क्या मिल रहा है आपका, डप। उसके बाद आता है होरिजन A आता है। होरिजन ए में क्या हो जाएगा, इसका डीकंपोजिशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा और ये बन जाएगा क्या आपका यहां पर ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्या है आपका ध्यान रखना है, पार्शियली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसका आंशिक रूप से जैविक अपघटन हुआ है वो क्या है आपका, ह्यूमस है। ह्यूमस एक प्रकार का कोलाइड होता है, मतलब कोलाइड होता है और ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ ये सॉइल रेसिस्टेंस पावर को भी बढ़ाता है, सॉइल रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाता है और जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको भी प्रमोट करता है। तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मिनरलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, सॉइल में रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है। ये सारा काम किसका यहां पर, ह्यूमस का काम है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आते हैं हम होरिजन बी में आते हैं। तो होरिजन बी में आपको मिलेगा, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर पाया जाता है मिनरल। ये आपका जो सी है यहां पर भी पाया जाएगा आपका मिनरल पाया जाता है। और ये जो आर है, आर मतलब क्या है आपका, ये रॉक या चट्टान स्टार्ट हो गई यहां पर। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो होरिजन बी है और होरिजन सी है ये मिनरल जोन के नाम से जाना जाते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, मिनरल जोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर एक चट्टान मिलेगी, यहां पर किसी प्रकार का मिनरल नहीं है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा होरिजन है जहां पर अपने को मिनरल नहीं मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये आर जोन इसको बोल रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं यहां पर कोई मिनरल नहीं पाया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मालूम रखेंगे। अब क्या होता है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है ये जो होरिजन ओ ए बी, इसको तीनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं यहां पर, टॉप सॉइल कहा जाता है। और ये होरिजन सी और आर है, इसको अपन बोलते हैं यहां पर सब सॉइल कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ टॉप सॉइल और ये क्या हो गया आपका सब सॉइल हो गया। अब एक्चुअल में क्या है कि मैं जो पढ़ाता था तो यहां पर क्या है आपका, इसको बोला जाता था सोलम। इसको क्या बोलते थे यहां पर, सोलम। A + B इज कलेक्टिवली नोन एज सोलम। लेकिन अभी पीएससी ने जो आंसर लिया है
पीएससी ने क्या कर दिया है, इसमें आपका सी को भी इंक्लूड कर दिया है, मतलब होरिजन ए प्लस बी प्लस सी आर कलेक्टिवली नोन एज सोलम। तो ये पीएससी का आंसर है, इसलिए अपने को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक का मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपको।